हेलो क्लास। आज हम ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर 1 देखेंगे। वी एंड आवर एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम है हम और हमारे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है पहले हम ये चेक करेंगे, इसको समझेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है एंड इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं और ये क्यों ज़रूरी है हमें जानना। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और इनके सराउंडिंग में यानी कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज नॉन एज एनवायरनमेंट। अब ये हम देखेंगे कि हमारे सर्वाइवल के लिए और कंफर्ट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे एनवायरनमेंट से। और ये एनवायरनमेंट अगर हमें इतने सारे रिसोर्सेज दे रहा है तो हमें इन्हें मेंटेन भी करना चाहिए। हमारे सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में से जो सारे रिसोर्सेज हम ले पा रहे हैं, वो उसके केयरफुल यूज और मेंटेनेंस को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। अब ओरिजिन के बेस पे यानी कि जो चीज जिससे बनती है उसके बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें एनवायरनमेंट को तो दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड दूसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो नेचर ने बनाए हों, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब को हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? जैसे जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, पार्क्स, रोडवेज, ट्रेन, ये सारी चीजें हम मैन-मेड एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं। अब नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट को बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। इन इंटरेक्शंस की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। किस तरह की चेंजेस होते हैं? जैसे कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, किसके वजह से? ह्यूमन इंटरेक्शंस के वजह से एंड इवन नेचुरल फेनोमेना के वजह से। और दूसरे चेंजेस कैसे होते हैं एनवायरनमेंट में? जो कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है, उसके वजह से बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। और जैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट, उस पर भी इम्पैक्ट होता है एंड नेचुरल इम्पैक्ट की वजह से ह्यूमन एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है। अब देखेंगे हम नेचुरल एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनके इंपॉर्टेंस क्या हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक, उसके एग्जांपल्स हैं एयर, वाटर, लैंड। एबायोटिक का मतलब होता है जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, उसे बोलते हैं एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक। दैट इज ऑल द लिविंग थिंग्स इनसाइड आवर नेचुरल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज बायोटिक एनवायरनमेंट। अब हम एबायोटिक यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लैंड को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि रॉकी आउटर पार्ट ऑफ अर्थ है। इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। लिथोस का मतलब होता है रॉक। सो इनिशियली लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक का स्पीयर, यानी जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है, सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बहुत सारे रॉक्स, मिनरल से बना हुआ होता है और थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड ऑफ लिथोस्फीयर। माउंट एवरेस्ट से लेके बॉटम ऑफ मरीना ट्रेंच तक सारा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर, द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसके पास लार्ज रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लिथोस्फीयर का एवरेज थिकनेस कितना है? 100 किलोमीटर। दैट इज अपर लेयर जो हमारा सॉइल है उससे 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर उसे बोला जाता है। अच्छा, लिथोस्फीयर इज सोर्स ऑफ मिनरल्स,
बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं, जो कि बेसिक रिक्वायर्ड मटेरियल है बहुत सारे कमोडिटीज के लिए, जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन्हें मिनरल्स बोला जाता है और ये सब हमें लिथोस्फीयर से मिलता है। फिर लिथोस्फीयर में से फ्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारे फ्यूल्स हमें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इससे ही हम गाड़ी चलाते हैं, इससे ही हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी हुआ, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये सारे फ्यूल्स के ऊपर वर्क करती हैं। ट्रेन्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन जितने भी हैं ये भी फ्यूल्स के ऊपर वर्क करती हैं। सो लिथोस्फीयर हमें फ्यूल्स भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिथोस्फीयर न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट ये प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और हमें लैंड देता है बिल्ड करने के लिए, क्या, हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज और क्रॉप्स को ग्रो करने के। नेक्स्ट पार्ट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स प्लेस। सो हाइड्रोस्फीयर इज जो पानी का जितना भी पोर्शन है अर्थ के ऊपर उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जितने भी प्लैनेट के ऊपर यानी कि हमारे अर्थ पे जितना भी पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है, जो कि अंडरग्राउंड में भी है, एयर के अंदर, यानी एयर में कैसे होगा वाटर वेपर के रूप में। हाइड्रोस्फीयर क्या क्या इंक्लूड होता है? वाटर स्टोरेज एरियाज सच एज ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। बहुत सारे फ्रोजन पार्ट ऑफ अर्थ भी अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है, दैट इज ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड आइसबर्ग्स। ये ग्लेशियर्स के ऊपर भी हाइड्रोस्फीयर का कुछ पार्ट है, जैसे कि वाटर वहां पे भी फ्रोजन वाटर है। वाटर मूव्स थ्रू हाइड्रोस्फीयर इन अ साइकिल। हाइड्रोस्फीयर कैसे मूव करता है? एक साइकिल के रूप में। वाटर क्या होते हैं? पहले क्लाउड्स में कलेक्ट होते हैं। कैसे? सन हमारे जो ओशियंस है, रिवर्स है, ये पॉन्ड्स है, इनमें से वाटर को इवोपरेट करता है। ये इवोपरेशन होके क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड कूल डाउन होते हैं तो वहां से रेन बनता है और रेन नीचे वापस अर्थ पे आता है एंड दिस साइकिल्स कंटिन्यूस। इसे बोलते हैं वाटर साइकिल।